हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑफ पेन बुक में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, TRE 4.0 32,388 पोस्ट है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ट्विटर के थ्रू हमें जानकारी दी गई थी। तो जैसा स्टूडेंट को लग रहा था कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में हमारी फुल नोटिफिकेशन आउट की जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। TBD, टू बी डिसाइडेड, यानी कि डिसाइड करना अभी बाकी है। अभी तय नहीं हुई है कि कब इसकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है। और इसके साथ आप 29 सीरियल नंबर 29 में भी देख सकते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी AEDO 935 पोस्ट, जिसकी की एग्ज़ाम हुई थी और कैंसिल भी हुई। उसकी भी आने वाला था, लेकिन वो भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। एक एक चीज़ हमें इससे साफ पता चल गया है कि PT और मेंस यानी कि हमारा एग्ज़ाम जो है 2 फेज में होने वाला है। सीरियल नंबर 29 और 30 दोनों का जो एग्ज़ाम है 2 फेज में होने वाला है, एक PT और एक मेंस। यानी कि यहाँ से तो साफ पता चल गया। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे खेला क्या हुआ है। आने वाला था TRE 4, लेकिन आ गया क्या, बिहार स्टेट। देखिए इसका भी फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब हम जो भी कैंडिडेट पिछले साल यानी स्टेट 2025 जिनकी किसी कारणवश छूट गई थी, उनको मौका मिल गया है। स्टेट अटेंड करने के बाद वो अपना TRE 4 आराम से दे पाएंगे, क्योंकि जब तक स्टेट होने वाला है नहीं, जब तक स्टेट होगा उसके बाद ही TRE 4 आने वाला है। तो देखते हैं स्टेट 2026 के लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितने पासिंग मार्क हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, और अधिकतम आयु सीमा क्या है, कितने पासिंग मार्क है, कितने फी लगने वाले हैं, सभी कुछ हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑप्शन की बात कर रहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे चलते हैं हम। इसके देखिए 2 पेपर होना है, पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 उच्च माध्यमिक। यानी कि माध्यमिक जो है हमारे 9th 10th वालों के लिए है, और उच्च माध्यमिक जो यहाँ दिया गया है, उच्च माध्यमिक वो 11 12 वालों के लिए दिया गया है। ये देखिए पेपर 2 यहाँ दिया है, और पेपर 1 यहाँ दिया गया है। ये 9th 10th वालों के लिए है, 9th 10th वालों के लिए, और पेपर 2 11 12 वालों के लिए। इसमें दिया गया है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd। इसको बढ़िया से समझने की जरूरत है। विशिष्ट विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी से आप लोग किए हैं ज्योग्राफी से BA किए हैं, तो उसमें 50% मार्क चाहिए। और नहीं तो पूरा जो सब्सिडरी मिला के, विषय समूह मतलब पूरा सब्सिडरी मिला के भी 50% आपके मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनर्स में 50% नहीं पूरा रहा है तो आप नहीं भर सकते हैं। पूरा समूह मिला के भी 50% है तो आप भर सकते हैं, और उसमें BEd भी होना अनिवार्य है। और इसमें देखिए, अब इसमें बहुत सारा विषय दिया गया है। हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला विषय सभी दिया गया है। सभी का वहाँ क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप देखिए विषय समूह यहाँ गणित, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इसको समझिए, स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी कि गणित के साथ इनमें से कोई 2 विषय होना भी जरूरी है। जैसे आप गणित है तो आपको भौतिकी या रसायन सब्सिडी तो रहता ही है। जैसे किसी का गणित है तो गणित के साथ कंप्यूटर साइंस है तो भी एलिजिबल है, गणित के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी एलिजिबल है। यही दिया गया है। या तो फिर जो इंजीनियरिंग किए हैं उसमें गणित की विशेषता हो, इंजीनियरिंग वाले तो गणित अनिवार्य ही होता है, तो
वो भी गणित के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से विज्ञान में जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान का। स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जैसे इसमें दिया गया है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र, इनमें से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, लेकिन साथ ही साथ जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना जरूरी है। जैसे कि मानिए कि आप इतिहास और भूगोल आपका सब्सिडी में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास और भूगोल में से कोई एक अवश्य बोल रहा है कि इतिहास या भूगोल ये दोनों में से एक विषय होना बहुत जरूरी है, तो ही आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न के बारे में। निर्दिष्ट विषय वस्तु में 100 और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में 50, यानी कि टोटल 150 अंक के आपके एग्जाम होने वाले हैं, और 150 अंक के एग्जाम होने वाले हैं, और आपको टाइम जो मिलेगा वो 150 मिनट ही मिलेगा, यानी कि 150 मिनट 2.5 घंटे। अर्हता देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन जो आरक्षण है हमारे सिर्फ बिहार वाले को ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप डोमिसाइल देते हैं तो आप बिहार के निवासी माने जाएंगे, लेकिन डोमिसाइल नहीं देते हैं तो आप बिहार के निवासी नहीं होंगे। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा देखिए, अनारक्षित यानी कि अनारक्षित पुरुष को 37 वर्ष मैक्सिमम है, और महिला के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम। पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है। अति पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी कहते हैं, वो पुरुष महिला दोनों के लिए उनका भी 40 है। एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 42 यानी 42 है। बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो सम्मान कोटि यानी जनरल में जो है उनके लिए यूआर अनरिजर्व के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और पिछड़ा वर्ग के लिए जिसको बीसी बोलते हैं 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी बोलते हैं 42.5% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 40%, दिव्यांग के लिए भी 40%, महिला के लिए भी 40%, ये आपका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब फी की बात कर लेते हैं, परीक्षा शुल्क की बात। तो इसमें समान वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि यूआर वाले, ईडब्ल्यूएच, पिछड़ा वर्ग, बीसी, ईबीसी सभी के लिए पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए 960, यदि आप दोनों भरते हैं तो 1440 लगने वाला है। एससी एसटी दिव्यांग के लिए 760 एक पेपर के लिए, यदि आप दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं तो 1140 लगने वाले हैं। 17 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक इसका आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पहले आपको पंजीकरण करना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसके बाद पेमेंट करना है। ये 3 चरण में फॉर्म है आपका। अब देखिए, पंजीकरण पहले करना है, फिर फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बाद यूजर आईडी पासपोर्ट के सहयोग से लॉगिन करके अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा यूजर आईडी पासपोर्ट। और उसके बाद अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ देखिए साइज दिया गया है 80 केबी से 200 केबी के बीच। इसका डायमेंशन दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर गुने 4.5 सेंटीमीटर, और आपका ये सिग्नेचर का 50 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, कैमरे के सामने का खींचा होना चाहिए। कैमरे का सामने मतलब आपका सामने, बस इतना समझिए दोनों कान जो है बढ़िया से दिखाई देना चाहिए, तो कैमरे के सामने माना जाता है। और कोई भी टोपी नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। रिसेंट ही फोटोग्राफ होना चाहिए, हाल ही का। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सबसे मेन तो यही है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, फिर इंटर का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों लगने वाला है। स्नातक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, देखिए प्रमाण पत्र यदि स्नातक किन्हीं किन्हीं का है जो नहीं मिलता है, थोड़ा लेट मिलता है, तो उनको प्रोविजनल से भी काम हो जाता है। कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल ही डाले, ऐसे प्रोविजनल भी से भी काम हो जाएगा। स्नातकोत्तर मतलब पीजी पोस्ट ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो पेपर 2 वाले हैं, और उसके बाद बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र लगेगा। और भी कोई योग्यता हो तो आप दे सकते हैं। आप देखिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको रेसिडेंस लगने वाला है,
रेसिडेंस देंगे तभी तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जाति प्रमाण पत्र जो एनसीएल है उनसे एनसीएल लगेगा। एनसीएल जो बनता है वो तीनों मिला के बनता है, जाति आवासीय आय ये तीनों मिला के ही बनवाना है। अब बहुत सा महिला का ये भी रहता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ तो कहाँ से बनेगा। तो जो शादीशुदा महिला हैं उनको अपने जाति प्रमाण पत्र जो है उनको अपने मायके से बनता है। तो जाति प्रमाण पत्र मायके से बनेगा तो उनका एनसीएल भी मायके से ही बनेगा। इसलिए महिला जो है शादीशुदा वो ध्यान देंगे इन बातों को। बस यही था स्टेट। अभी TRE 4 आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक आप लोग जो भी स्टेट दे चुके हैं वो तो ठीक है, जो पास हो गए, जो नहीं दिए हैं उनको तैयारी करने की आवश्यकता है ताकि आपको भी TRE 4 में लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।